हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हालांकि आपके एग्जाम्स हो चुके हैं, पर हम अपनी कही हुई बात के हिसाब से आपको 11 और 12 की शिफ्ट्स नहीं दे पाए थे, इसलिए हमने डिसाइड किया है कि हम आपको 11 और 12 की शिफ्ट भी प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस में करेक्शन मिलेंगे, उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेंगे। वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बच्चे वैसे मेरे ख्याल से देखेंगे नहीं आई थिंक ये वीडियो, बट फिर भी मैं अपने कहने के अकॉर्डिंग अपनी बात को पूरा करते हुए आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगी 6 शिफ्ट की। और ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विचार पूछा गया था आपसे, कहाँ से लिया गया है बच्चे? आयरलैंड से लिया गया है। जब भी आपके नीति निर्देशक तत्वों की बात आएगी, सबसे पहले आपका दिमाग में क्या चलेगा कि आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक 36 से 51 तक लिए गए हैं, और पार्ट कौन सा है हमारा, भाग कौन सा है, 4। ये आपके दिमाग में सबसे पहले चलने चाहिए। एक तरह से देखा जाए तो राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनको संविधान की मूल आत्मा भी कहा जाता है। क्लियर? चलिए, देखो एक बात आप लोगों से रिक्वेस्ट करके, कोई बच्चा देख रहा है तो पूरी कोशिश करो। आपका एग्जाम हो गया है मुझे पता है, बट कोशिश ये है कि आपको जो क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड कर रही हूँ आप एक बार देखना, ठीक है? ऐसा नहीं है आपका एग्जाम नहीं है, हो सकता है आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिल जाए जिनके आंसर्स आपको नहीं पता हो, इसलिए एक नॉलेजेबल बेस के हिसाब से आप वीडियो को देखिए। ये सोच के मत देखिए कि मेरा तो पेपर हो गया भैया तो मुझे नहीं देखना है, ठीक है? ये वाला नहीं। क्वेश्चंस देखो कि क्वेश्चंस आपके कितने आ रहे कितने नहीं आ रहे, एक पर्पज से भले ही स्क्रीनशॉट ले लेना फास्ट फॉरवर्ड करके, पर जरूरी है। हो सकता है आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हो, यहाँ पे मैंने आपको करवा दिया है ना, इसलिए। चलो, देखो आयरलैंड से आपका और क्या लिया गया था नीति निर्देशक था, तो राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन हो गया, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया भी आपकी ली गई थी आयरलैंड से, राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया। ये मैं आपको लिखा चुकी हूँ, वैसे किसी पीडीएफ में प्रोवाइड कर चुकी हूँ मैं, मुझे लग रहा है। अमेरिका के संविधान से आपका मौलिक अधिकार हो गया, राष्ट्रपति पर महाभियोग हो गया, और फ्रांस से आपका गणतंत्र हो गया, ब्रिटेन से आपका संसदीय सरकार कानून का शासन। मैं ये लिखा चुकी हूँ, मुझे याद आ रहा है कुछ तो मैं लिखा चुकी हूँ इससे रिलेटेड, ये आपको पीडीएफ में प्रोवाइड किया। नेक्स्ट, सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? असम में किया जाने वाला एक शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या हमने आपको 8 बताई थी ना। आपका एक शास्त्रीय नृत्य है जो असम में किया जाता है, एक तरह का नाटक प्रदर्शनी है, नाट्य प्रदर्शनी है। आगे चलते, शास्त्रीय नृत्य वैसे हम करवा चुके हैं, लिखाने की वापस जरूरत है नहीं ना। जब आपका भरतनाट्यम है तमिलनाडु में होता है, कथकली आपको केरल से है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है, कथक उत्तर भारत से है, मोहिनीअट्टम केरल से है, ओडिसी उड़ीसा से है, और मणिपुरी मणिपुर से है। पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, अगर हम बार बार लिखाएंगे तो आपका टाइम जाएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य पूछा गया था, गरीबी दूर करना आपका उद्देश्य था 5वीं पंचवर्षीय योजना का। बच्चे टेन्योर क्या था? 1974 से 1978 जो क्वेश्चन मिला था, देखो अगर आपने सही से पढ़ा होगा, जहाँ पे क्वेश्चन मिला था आपको, ये पूछा गया था कि कौन सी ऐसी योजना थी जो अपने समय से पहले पूरी कर दी गई थी। तो आपको, अगर आपने सही से पढ़ा है तो आपको पता 5 ईयर का प्लान था, लेकिन हमारी जो ये योजना थी 5वीं 74 से शुरू हुई थी और 78 पे खत्म हो गई थी। दिमाग खोल के पढ़ा करो, समझ रहे हो? रट के तो जाते बच्चे बहुत, पता है 2 बच्चे बोल रहे थे, 2 बच्चों ने ये बोला कि मैम आके हॉस्टल में ऐसा हुआ, उन्होंने बोला कि हुआ क्या कि ऐसे करके हमने किया, हमने तो बस फ्लो में देखा कि सारी तो 5 वर्षीय योजनाएं ही थी, हमें समझ में नहीं आया और हमने क्वेश्चन को स्किप कर दिया, हमें उस टाइम बताने की आपको याद नहीं रही थी, पर एक्चुअल में ऐसा हुआ है। उन्होंने बोला कि हमने तो बस ध्यान, बाद में जब घर आए हमने वापस से चेक किया तो हम सोच रहे कि ये योजना तो केवल 4 ही साल चली थी। तो ये थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड है, हो सकता है आप फ्लो में क्वेश्चन पढ़ रहे हो, आपको आ रहा है, फिर भी आप गलत करके आ रहे हो, ये चीजें हुई हैं। अगर नहीं हुई होती तो हम आपको शेयर नहीं करते, लेकिन हुआ, इसलिए प्रेजेंस ऑफ माइंड, दिमाग बहुत खोल के क्वेश्चन पढ़ो क्या पूछ रहा है, ठीक है? चलो, इसके अलावा आपको मैं एक और बात बताऊं, आपकी 5 वर्षीय योजना में भारत राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की भी शुरुआत की गई थी, ये भी लिख लो। ये भी आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना में एड ऑन हुई थी। क्लियर? इसके अलावा आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना में एक चीज और आई थी, यहाँ लिखो, आपका मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, यानी कि MNP, जिसका कि फुल फॉर्म आपको पूछ लेते हैं, तो इसलिए मैं पूरा लिख रही हूँ, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। MNP ये आपका पहले ही वर्ष, मतलब 1974 में ही शुरू किया गया था, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं न्यूनतम
आवश्यकता कार्यक्रम, और ये भी दे के पूछ लिया जाता है कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम यानी कि एमएनपी आपका किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। ये आपका 5th पंचवर्षीय योजना था और ईयर था 1974 में शुरू करा गया था। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। लीवर किस तंत्र का हिस्सा है? आपके पाचन तंत्र का एक हिस्सा है। नवंबर 2024 तक संविधान में कितने संशोधन किए जा चुके हैं? टोटल 106 संशोधन किए जा चुके हैं। उदारीकरण का अर्थ पूछा गया था बच्चे, आप ऑप्शन के थ्रू आपको जाना था, हालांकि अब मैं बहुत बाद में करवा रही हूँ इसलिए मुझे अब पता नहीं है, ऑप्शंस पता नहीं किसी को याद होंगे नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शन के थ्रू जाना। हमने अपने हिसाब से डिफिनेशन मेंशन की है कि जो भी हमारे ऊपर सरकारी नियंत्रण होते हैं, प्रतिबंध होते हैं, उनको कम करना एक उदारीकरण कहलाता है। जैसे कि एक उदारता का वो होता है कि आपको थोड़ा सा छूट दी जाती है ना, इस तरह से इसका सेंस होता है। आप ऑप्शन के थ्रू जाएंगे। 777 चार्ली किस भाषा की फिल्म है? कन्नड़ भाषा की आपकी फिल्म है, जिसके की निर्देशक है बच्चे आपके किरण राज जी। आप तो मूवी देखना भी आफत ही है एक तरफ से, मान लो आप मूवी देख रहे हो तो आपको उसका निर्देशन, भाषा सब पता होना चाहिए ना। तो बात वही है, देखो अगर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो तो सिर्फ अपना ही नहीं याद रखना है, सबका बर्थडे याद करना है। जैसे महात्मा गांधी जी का, जवाहरलाल नेहरू का, ये भी पूछ लेते एग्जामिनर भी। अब आपकी तरह नहीं चल रहे, आप ऊपर ऊपर पढ़ते तो उन्होंने ऊपर ऊपर क्वेश्चन पूछना छोड़ दिया, वो डीप में घुस के पूछते, डेप्थ में चले जाते हैं, है ना। चलो हाँ, एक कॉमेडी ड्रामा मूवी है आपकी, ये भी लिख लो, जो क्राइटेरिया था कॉमेडी ड्रामा मूवी थी। चलो नेक्स्ट, अवध राज्य पर अंग्रेजों का कब कब्जा हुआ था? इन 1856 में हुआ था अवध पर कब्जा आपका, किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल से मिलान को लेकर संबंध आया था। मिलान, और जो पूछा गया था बच्चे वो मैं आपको पूरी लिस्ट मेंशन कर दे रही हूँ और मैं उसमें बता दे रही हूँ आपसे पूछा कौन कौन सा मैच करने को आया था। हालांकि देखो मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी, पर मैं आपको सजेशन करूंगी ये वाला जो स्क्रीनशॉट है ये एक बारी प्लीज, अगर आप कमरे में चार्ट वगैरह करते हो ना, जैसे मैं करती हूँ, मेरे टेबल के आगे चार्ट पेपर लगा हुआ है पूरा ये वाला चीज, तो ये अगर कर सकते हैं तो ठीक। वैसे मैंने बनाया, बट एक बात, अगर कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो तो प्लीज थोड़ा सा अवॉइड करना, और अगर कहीं गलती मिले ठीक है तो एक बार मुझे मैसेज कमेंट बॉक्स में कर देना। देखो टाइप करने में हो सकता है कहीं, वैसे मैंने चेक कर लिया, कहीं कोई एरर लगे तो प्लीज कमेंट में अच्छी से भाषा में बता देना, ठीक है। चलो ये आपके से मैं इस स्लाइड पे कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मैं इस स्लाइड को आपके लिए छोड़ रही हूँ, मैं कोई इस पे हैंड रिटन काम नहीं कर रही हूँ। जो आया था आपका मैच करने के लिए वो आपका कालीबंगन आया था और लोथल था। इसके अलावा आपका शायद धौलावीरा था, दो याद है मुझे, दो याद नहीं है, एंड हड़प्पा या मोहनजोदड़ो में कोई एक था, ठीक है। ये आपका डायरेक्ट मैच करने का आया था, किसके साथ? प्लेस मैच किए गए थे बच्चे, जैसे कि आपका हड़प्पा पाकिस्तान, कालीबंगन राजस्थान, लोथल आपका गुजरात, इस तरह से प्लेस मेंशन, प्लेस मैच करने थे, यहाँ पर आपका प्लेस मैच करने थे, ठीक है, किस स्थान पर स्थित है। यहाँ पे मैंने आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दी, कहीं कुछ गड़बड़ लगी तो प्लीज हमें एक बार कमेंट कर देना। वैसे हमने कोशिश की है इसको थोड़ा एरर फ्री रखने की, बट अगर हो तो एक बार हमें बता देना। अंतिम मौर्य राजा की हत्या किसके द्वारा की गई थी? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। क्वेश्चन आपका तीसरी या चौथी बार रिपीट हो रहा है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, जरा बताना। अंतिम, जैसे आपके सामने मौर्य वंश है ना, आपके दिमाग में इतना एक्टिव होना चाहिए, आपके दिमाग में पूरा मौर्य वंश फटाक से घूम जाना चाहिए, कौन पहला था, कौन संस्थापक था, कौन आखिरी था, क्या काम किए, कब डेथ हुई, किसने मारा, तुरंत सब कुछ दिमाग में चलना चाहिए। 1 मिनट के अंदर आपका पूरा दिमाग घूम जाना चाहिए, कि जो छूट जाए समझ लो, जो नहीं आता उसी को ध्यान देना है। कौन थे? बृहदरथ थे। किसकी हत्या की थी? बृहदरथ की, ठीक है। और इसके साथ पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया? शुंग राजवंश की स्थापना की। भैया उनको मार दिया, वो अंतिम राजा थे। यहां से क्या होता है आपका? शुंग राजवंश की स्थापना की मारकर। थे कौन? एक ब्राह्मण थे। आगे चलते हैं। मौर्य काल जो था बच्चे वो बहुत टाइम तक चला था, लगभग 137 ईयर तक आपका रहा है मौर्य काल। मौर्य काल के आपके 3 शासक थे जिनके बारे में ज्यादा पूछा जाता है। 3 शासक जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं ना एग्जाम में, वो लिख लो एक बार। चंद्रगुप्त हो गए आपके, इसके अलावा आपके बिंदुसार, इनके बारे में एग्जाम खूब पूछते हैं क्वेश्चन, बिंदुसार और अशोक, और इन तीनों ही के बारे में आपसे क्वेश्चन अच्छे खासे फ्रेम होते हैं कि नहीं। चलो, गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को किस वायसराय को पत्र लिखा था? इरविन को लिखा था उन्होंने। ये पत्र किस लिए लिखा था? उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि नमक को लेके उन्होंने आंदोलन किया हुआ था ना, दांडी यात्रा की थी आपका
आंदोलन चला था, तो उन्होंने उनको रिक्वेस्ट करी कि आप नमक पर से टैक्स हटा लीजिए, मतलब नमक टैक्स को रद्द करने की मांग की थी, जो इस पत्र में था, टैक्स हटाना किस पर, नमक पर से। आगे, गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? जूट आपका गोल्डन फाइबर में आता है, हमने आपको ये पहले भी करवाया था। अच्छा एक बात बताओ, जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन करता है, अकेले वो 50% उत्पादन करता है। क्लियर? तो आपका अगर पूछ ले सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। सेकेंडली आपका बिहार आ जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। आपका ये त्योहार डेट वाइज मनाया जाता है, 1 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर। 2 बार 10 कर दिया, ओके। इसके अलावा ऑल्सो नोन एज फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल, ये के बनाया, थोड़ा मेरा के ऐसे ही रहता है। फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल, क्लियर? हो सकता है आपको ऐसे निकनेम देके पूछ ले, तो ये वाली चीज ध्यान रखना, स्टार बना रही हूँ। नेक्स्ट, गोवा में कौन सा एक समुद्र तट है? पलोलेम के बारे में आया था, आपका गोवा का समुद्र तट है, ये आपका दक्षिण गोवा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिण गोवा में आपका ये तट स्थित है। इसके अलावा इसको 2018 में मतलब बहुत ही अच्छे तट के रूप में माना गया था, एशिया का 20 नंबर का सबसे अच्छा तट था। एक दो समुद्र तट और लिखो, जिसकी मैरिना जो पूछा जा चुका है, मैरिना आपका कहाँ है? तमिलनाडु में है। वर्कला, आपका वर्कला जो समुद्र तट है वो आपका केरल में है, और कुडले आपका है कर्नाटक में। चलो, ये हो गए आपके कुछ और समुद्र तट और जो जिस राज्य से संबंधित है वो, ठीक है। नेक्स्ट, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो आपका सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। एक बात बताओ, दल बदल कानून किस अनुसूची में आता है? तो 10वीं अनुसूची में आपका आता है दल विरोधी कानून। क्लियर? किस संशोधन के द्वारा इसको सम्मिलित किया गया था? 1985 में संविधान का 52वां संविधान संशोधन आया था, जिसके तहत इसको शामिल करा गया था। ठीक है, हो जाएगा। चलो, दल विरोधी कानून देखो बनाया किस लिए गया था बच्चे? बनाया इसलिए गया था कि जो पार्टी के सदस्य होते हैं वो पार्टी के जनादेश का उल्लंघन नहीं करें, और अगर वो ऐसा करते हैं तो वो पार्टी से अपनी सदस्यता खो देंगे। समझ रहे हो? इसलिए आपका बनाया गया था पार्टी के सदस्यों के लिए, ताकि वो पार्टी के जनादेश का उल्लंघन नहीं करें, जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करें। आगे, 2023-24 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 8.2% आई थी। एक आपका क्वेश्चन आया था अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से, हालांकि टाइम हो गया तो मुझे एक्चुअल क्वेश्चन पता नहीं है, क्योंकि मैं बहुत लेट ये वीडियो बना रही हूँ आप लोग के लिए। तो यहाँ पर कुछ द्वीप समूह से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि उत्तर से उत्तरी अंडमान कहा जाता है या कुछ दक्षिणी, इस तरह से कुछ आया है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, इसलिए मैंने क्वेश्चन मेंशन आपको नहीं किया है। गलत क्वेश्चन कराने का कोई वो नहीं है, मैं आपको पहले क्लियर कर देती हूँ। अगर लैंग्वेज में मुझे पता चलता है कि क्वेश्चन इस तरह से नहीं पूछा गया, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अगर मुझे पता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ, भैया क्वेश्चन की लैंग्वेज ये है, या क्वेश्चन उल्टा पुल्टा हो सकता है, मैं आपको इन्फॉर्म करने की कोशिश अपनी तरफ से तो करती हूँ। चुंबकीय क्षेत्र बल और दिशा कितने डिग्री का कोण बनाते हैं? 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। लेकिन अगर चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा की बात करोगे, रेखाओं की दिशा, तो ये भी आपका क्वेश्चन आया था ना कांस्टेबल एग्जाम में, रेखाओं की दिशा पूछी गई थी, याद है? मैंने करवाया था, मुझे याद है। तो आपकी जो दिशा क्या हो जाएगी? दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव। अब याद आया? लिखा था यही, साउथ पोल से नॉर्थ पोल। पीडीएफ कंप्लीट मैं आपकी प्रोवाइड कर दूंगी, हमारी 11 और 12 की वीडियो और हो जाने दीजिए, हम आपको कंप्लीट पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, आप उसकी टेंशन ना लें, वो हमारी टेंशन है। हम प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा 11 और 12 छूटा हुआ था, पहले लगा कि नहीं कराते हैं वीडियो, हालांकि आप लोग के एग्जाम्स हो गए, आप लोग नहीं देखेंगे, पर फिर मन नहीं मान रहा है, ये लग रहा है कि चलो करा देते हैं। हो सकता है कोई ऐसा बच्चा हो जो केवल क्वेश्चंस देखना चाहता हो, इसलिए केवल हम ये वीडियो बना के ला रहे हैं, अदरवाइज तो एग्जाम हो गए, कोई मतलब नहीं वीडियो बनाने का ये वाली। बट देखते हैं, एक अश्व शक्ति यानी 1 हॉर्स पावर की बात हो रही, कितने वाट के बराबर होती है? 746 वाट के बराबर होती है आपकी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। हरित क्रांति में सबसे ज्यादा लाभ किन दो राज्यों को हुआ था? हमने आपको बताया था पंजाब हरियाणा ऑप्शन मिला था आपको, अगर यूपी भी मिलेगा ना तो आप यूपी भी टिक कर सकते हो। हरित क्रांति की शुरुआत बच्चे 1960 के दशक में हुई थी। इसके अलावा इसमें आपका HYV का यूज हुआ। अगर आप फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करेंगे वैश्विक स्तर पर तो नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे। वापस से लिखाना पड़ेगा क्या? लिखाने की जरूरत नहीं है ना, लिखा चुकी हूँ मैं। और अगर आप भारत की बात करेंगे तो आपके MS स्वामीनाथन जी हो जाएंगे। नॉर्मन बोरलॉग को उच्च जो क्या बोलते हैं उन्नत बीजों के आविष्कार के लिए उनको नोबेल अवार्ड भी दिया गया था। क्लियर? चलो, तो जितनी हमें लगी थी जरूरी उतना हम आपको बता देते। दशक पूछा जाता है ज्यादातर तो 1960 के दशक में हुई थी। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल पूछा गया था बच्चे, महालनोबिस मॉडल। बता इतना तो बताया था, अब तो आपको ऐसे ही याद हो गया होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम इतने लगे हुए चले ना कि आपको याद ही हो गया होगा। कब तक चले थे? तो 1956 से लेके 1961 तक चली थी और पीसी महालनोबिस योजना कहलाई थी, मॉडल आपका जो कहलाया था। फोकस किस पे था? औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देना फोकस किया गया था। नेक्स्ट आपका थार मरुस्थल किस पड़ोसी देश में फैला हुआ है? भारत पाकिस्तान। भारत में देखो आपका क्या है, भारत के 4 राज्यों में फैला है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। सिंध और पंजाब आप कह सकते हैं ना, तो इधर फैला हुआ है, ये ऐसे करके दिया हुआ है। तो आपको भारत और पाकिस्तान ही दिया हुआ था तो इसलिए आपको इन स्टेट्स को करने की जरूरत नहीं है। गुजरात से गोवा तक के तट को क्या कहते हैं? गुजरात से गोवा तक का तट हमारा कोंकण तट कहलाता है। एल नीनो इनमें से किस महासागर में विकसित होता है? भूमध्य सागर में आपका, भूमध्य रेखी सॉरी प्रशांत महासागर में आपका विकसित होता है। आपको प्रशांत महासागर दिखेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अकॉर्डिंग पूछा गया था वित्त वर्ष 23-24 में भारत अर्थव्यवस्था दुनिया की कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था थी? 5th थी। ये क्वेश्चन आपका सेकेंड टाइम आया था। एक क्वेश्चन बच्चे इसको देखो, इसको ध्यान दो, मैं आपको इसको कुछ बनाना चाहूंगी। मैंने भी देखा था कहीं पर, चारों वेदों और उनके ब्राह्मण ग्रंथों के समूह को क्या कहते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ मेरे ख्याल से मूव नहीं था, लैंग्वेज कंफर्म नहीं है इसकी। जो मुझे पता चला वो ये है कि चारों वेदों का समूह क्या कहलाता है। ये लाइन नहीं दी थी, इतना इतना ये नहीं दिया था, ठीक है। चारों वेदों का समूह क्या कहलाता है? चतुर्वेद कहलाता है। अगर किसी ने आपको संहिता बताया है ना बच्चे, तो 2 चीजें हैं। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया चारों वेदों का संकलन क्या कहलाता है, तो ये होगा। अगर इसका आंसर संहिता कराया तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। अगर आपसे संहिता पूछा गया है ना बच्चे, तो संहिता वेद का पहला भाग होता है, तो आपको ये दिया होगा क्वेश्चन में, संहिता हमारा वेद का पहला भाग कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं थी, आपको चारों वेदों का संकलन चतुर्वेद आंसर आंख बंद करके एकदम टिक करना था। संहिता आपका आंसर नहीं होगा चारों वेदों के संकलन के लिए। संहिता में आपका क्या है? मंत्रों का संकलन किया गया है। और अगर संहिता आया है बच्चे तो आपका वेद का पहला भाग पूछा गया होगा, ठीक है। मंत्रों को संकलित किया गया है। चलो, और एक बात और देखो, ये वेदों की संरचना है, वेदों की संरचना में आता है आपका, वेदों की संरचना में पहला आता है संरचना संहिता, सॉरी, दूसरा आता है आपका ब्राह्मण। तो ये वेदों का दूसरा पार्ट है। ये वेदों को कर्म कांड है ना और धार्मिक क्रियाएं प्रदान करता है। और आपका जो तीसरा पार्ट आ जाएगा वो हो जाएगा आपका आरण्यक, और चौथा आपका आ जाएगा उपनिषद। इनके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल लिखा दें क्या? आरण्यक तीसरा पार्ट हो जाएगा और फिर आपका आ जाता है उपनिषद। हालांकि इतनी जरूरत है नहीं, इतना डीप में आता नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैंने संहिता लिखा देखा है किसी शॉर्ट में, तो इसलिए मैंने सोचा आपको करा देती हूँ। ये है आपका उपनिषद, ये आपका अंतिम भाग है, ठीक है। चल, ये हो गया आपका पूरा डिटेल। रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज किसने की थी? पियरे और मैरी क्यूरी जी ने की थी। कब? 20 अप्रैल, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, 1902 को किया था खोज। नीति आयोग की शुरुआत आपसे पूछी गई थी 1 जनवरी 2015 में हुआ था। और नीति आयोग में जब आपका ये लॉन्च हुआ था तब नीति का फुल फॉर्म काफी पूछा गया था, तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको लिखा देती हूँ एक बार, नेशनल
इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, एक क्या है, एक थिंक टैंक है। किसको रिप्लेस करा है? योजना आयोग को। चल, ज्यादातर डिटेल दे ही दिए, और अगर लगता है तो फिर और नीति आयोग की संरचना लिखेंगे क्या? जरूरत है नहीं वैसे। चलो देखते हैं फिर। नेक्स्ट, नॉर्वे शतरंज सुपर टूर्नामेंट हुआ था 2024 में, किसने अपना छठा खिताब जीता है? मैग्नस कार्लसन ने जीता है। शास्त्रीय संगीत में स्वरों, कितने स्वरों को मान्यता दी गई है? 7 स्वर हैं आपके। सा किसका फॉर्म है? सर्च का। और री ऋषभ, गा आपका गांधार का है। एक बार बता दे रही हूं ताकि आपको याद रहेगा फिर। मध्यमा का मा हो गया, अब आएगा आपका प, पा हो गया आपका पंचम, धा हो गया आपका धैवत से, और फिर आता है आपका नी, जो कि आपका आ गया निषाद। ये हो गए आपके 7 सुर, जिनका की उद्गम भी हमने आपको लिखा दिया है। आगे चलते हैं। इन 7 का जो ग्रुप है, 7 का जो ग्रुप है वो क्या कहलाया? आपका सप्तक। ये भी ध्यान रखो, ठीक है। इन 7 सुरों का जो समूह है वो सप्तक कहलाता है। आगे चलते हैं। भारत में मत देने का अधिकार किस तरह का अधिकार है? एक संवैधानिक अधिकार है। पहले आपकी एज कितनी थी? 21, लेकिन फिर क्या किया गया? उसको करेक्शन किया गया। क्लियर? करेक्शन करने के बाद में क्या हुआ? आर्टिकल कौन सा आपका, पहले बताओ, वोट देने वाला? आर्टिकल 326 के तहत आपका वोटिंग सार्वभौमिक मताधिकार है आपका। इसके अलावा फिर आपका एक संशोधन आता है, कौन सा? 61वां संवैधानिक संशोधन, जिसके तहत बच्चे आपकी जो एज है वो 21 साल से घटाकर कितनी कर दी गई? 18। ठीक है, याद रहेगा। आर्टिकल आपका 326 हो गया, और आपका संविधान संशोधन हो गया 61वां, जिसमें आपकी एज को बदल दिया गया। तो आपका मतदान करने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन जाए। नेक्स्ट, 1 मिलियन से अधिक जनसंख्या का जो कहा जाता है सिटी, क्या मेगा सिटी कहलाता है? स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध किसे कहते हैं? 1857 का जो विद्रोह हुआ था बच्चे, जिसको आप लोग भारतीय सिपाही विद्रोह कहते हैं, वो हमारा स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहलाया। शासन पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में आपका ये प्रोजेक्ट स्थित है। उड़ान योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू करी गई थी? उड़ान नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। इसका जो फुल फॉर्म था वो था उड़े देश का आम नागरिक, इसका ये शॉर्ट फॉर्म था। ठीक है, आपकी एक योजना थी कैसी? क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना। स्टार्ट कब हुई थी? 2016 में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 42वें संविधान संशोधन में ठीक है, उड़ान योजना के बारे में फिर किसी दिन बाद में लिखाते हैं, अभी टाइम देखते हुए वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करेंगे। 42वें संविधान संशोधन में न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल किस भाग से संबंधित है? 42वें संशोधन से संबंधित है। आपका भाग हो जाएगा XIV यानी कि 14A, और आपका आर्टिकल क्या हो जाएगा बच्चे? 323A के तहत। ठीक है, आपका ट्रिब्यूनल की बात होगी। आगे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना 90वां वर्ष का स्मरणोत्सव मनाया है किस महीने में? 1 अप्रैल 2024 में उसके 90 वर्ष पूरे हो गए हैं, और इसके उन्होंने एक सिक्का जारी किया है, 90 रुपए का स्मारक सिक्का भी जारी किया था। करंट अफेयर पे आपकी बात पूछ सकता था, हालांकि पूछी नहीं है, लेकिन ध्यान रखना, स्मारक सिक्का जारी किया था। आगे चलते हैं। दीपा कर्माकर का संबंध पूछा गया था किस खेल से? जिम्नास्ट से रिलेटेड है वो, और उनको काफी अवार्ड भी मिल चुके हैं। सबका अर्जुन अवार्ड है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, पद्म श्री, द्रोणाचार्य है ना, इस तरह के इनको अवार्ड भी मिल चुके हैं। मत देने का अधिकार किस आर्टिकल में शामिल है बच्चे? आपका आर्टिकल, यहाँ पर आंसर लिखना मैं भूल गई हूँ, आर्टिकल आपका 236 है। और आपकी एज कितनी हो गई है? 18। ये हमने आपको पहले बताया था कि कौन सा संशोधन हुआ था? आपका 61वां संविधान संशोधन हुआ था।
अच्छा, संशोधन बताया था, किस ईयर में हुआ था वो नहीं बताता ना, 1988, ठीक है। इसके तहत आपकी 21 से घटाकर कितनी कर दी गई, 18 वर्ष कर दिया गया। सही है, चलो आगे चलते हैं। मतलब अब क्या है, वोट करने के लिए आपकी उम्र जो है 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। एक क्वेश्चन आपका कुछ फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड आया था, क्वेश्चन पता नहीं है। और एलपीजी 1991, मतलब कि आपकी ये एलपीजी गैस वाला नहीं है, जो हमारा उदारीकरण है ना, निजीकरण और वैश्वीकरण, उससे रिलेटेड है। ये नीति थी हमारी 1991 की, इससे क्वेश्चन मिला है। एक क्वेश्चन ये मुझे मिला है, बाल गंगाधर तिलक किस मिजाज के व्यक्ति थे। हालांकि ये क्वेश्चन आया है, पहले मुझे लगा था नहीं आया, बट ये क्वेश्चन आया है। और यहाँ पर ऑप्शन मुझे याद नहीं है, कुछ पोलाइट फॉर्म में आंसर दिए होंगे, उदार चरित्र, इस तरह से कुछ ऑप्शन शायद मिले हैं, बट मैंने आपको क्वेश्चन फ्रेम कर दिया। हो सकता है कोई ऐसा बच्चा हो जिसको ऑप्शन याद हो। तो ये क्वेश्चन था, 100% श्योर है ये क्वेश्चन था, ठीक है। 1857 क्रांति में फर्रुखाबाद से कौन नेतृत्व कर रहा था, तो अफजल हसन खान जी थे। और सैयद वंश का अंतिम शासक पूछा गया था, तो अलाउद्दीन आलम जी हो जाएंगे, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने काफी बड़े कार्य किए थे, उनके बारे में पढ़ना बनता है भाई। ये आपके सैयद वंश के अंतिम शासक थे। चलो आगे चलते हैं। तो ये हमने पूरे 44 क्वेश्चन कंप्लीट किए, ठीक है। ये हमारी 11 का है आई थिंक ना, हाँ 11 का शिफ्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। जैसे जैसे हमें क्वेश्चंस मिलते जाएंगे हम आपको सारी शिफ्ट कंप्लीट करा देंगे, आप उसकी टेंशन ना लें। हमें भी चिंता है, वैसे तो हम नहीं कराते, लेकिन अपनी बात के हिसाब से हम कराने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपका एग्जाम भी नहीं है, और RRBLP एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है, कोई बात नहीं है। तो छुट्टी छुट्टी मत मनाओ भाई, पढ़ाई करना, ठीक है। चलो तो इस वीडियो को यहाँ पर फिनिश करते हैं, जल्दी मिलेंगे शिफ्ट 2 के साथ में, तब तक के लिए आप लोग साथ में बने रहिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो कल हम लोगों ने 11 मार्च की शिफ्ट 1 डाल दी थी। अब देखो शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस जो मिले हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछी गई थी, अनामुदी होती है, आपको अनमुदी लिखी हुई मिलेगी कभी कभी कहीं कहीं पे। हिंदी और इंग्लिश का थोड़ा सा फर्क रहता है ना। स्थित हमारी कहाँ है ये बच्चे, केरल में है। और पश्चिमी घाट और दक्षिण घाट की सबसे ऊंची चोटी है। अगर आप इसकी हाइट की बात करेंगे तो ये हो जाएगी आपकी 2695 मीटर और 8843 फीट। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक क्वेश्चन मिला था, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एनसीवीटी। यहाँ पर मैं थोड़ा सा डाउट में हूँ, ये एनसीवीटी ही पूछा था कि एक और मिला है एनजीवीटी करके, मतलब बच्चे ने बोला है, लेकिन एनजीवीटी का फुल फॉर्म मतलब मुझे ऐसा नहीं मिला, मैंने सर्च भी किया था, पर मुझे फुल फॉर्म जो है एनसीवीटी का मिला था। तो एक बार प्लीज कंफर्म करो कि क्या है, प्लीज कंफर्म, ठीक है। मैंने जो हो सकता है कि शायद गलती से उसने एनजीवीटी लिखा हो, मैं थोड़ा सा कंफर्म नहीं हूँ, इसलिए प्लीज़ कंफर्म करना, ठीक है। तो मैंने इसलिए आपको एनसीवीटी का लगा दिया। देखो मुझे कंफर्म नहीं क्वेश्चन, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ताकि आप बाद में ये नहीं बोलो कि आपने बताया नहीं और कुछ भी बता दिया है, ठीक है। तो एनजीवीटी बच्चे ने बोला था, और एनजीवीटी का फुल फॉर्म मैंने सर्च किया था तो मुझे नहीं मिला, सच बताऊँ तो, इसलिए मैंने आपको ये मेंशन किया है। 1857 की क्रांति में धुले महाराष्ट्र से नेतृत्व किसने किया था क्रांति का, भीमा नायक जी के द्वारा आपका ये नेतृत्व किया गया था ऑप्शन में। एक क्वेश्चन ये मिला था कि सुर श्रृंगार में कितने तार होते हैं, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से आपको ऑप्शन में 9 था। मैं कंफर्म नहीं हूँ, नॉट कंफर्म, देखो काफ़ी दिन हो गए हैं इस एग्ज़ाम को, और मैं बहुत ही लास्ट में वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। तो मुझे पता नहीं, आई थिंक 9 दिए थे टोटल वायर, ऐसा कुछ था आपका। जो ये सुर श्रृंगार था, इसके बारे में फिर मैंने जब गूगल सर्च में देखा तो इसके बारे में कोई रिजल्ट अवेलेबल नहीं है, सिवाय एक चीज़ के कि ये एक तार युक्त वाद्य यंत्र है। इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन, मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि गूगल भी बोल रहा है कि इस बारे में कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है ठीक है। तो ये आपका एक तार युक्त वाद्य यंत्र है, बस इतना ही डेटा मुझे बाय गूगल मिला है। आगे चलते हैं। छठ पूजा कब मनाई जाती है, तो कार्तिक महीने में मनाई जाती है, शुक्ल पक्ष की षष्ठी को। वैसे मेन आपका सबसे मेन जहाँ मनाई जाती है वो है आपका बिहार, उसके अलावा जो मनाई जाती है वो झारखंड में भी मनाई जाती है, और अब आपका यूपी में भी मनाई जाने लग गई है। क्लियर, किसकी पूजा होती है, सूर्य देवता की पूजा होती है आपकी, और वैसे 2 बार मनाई जाती है कहीं कहीं पर। नेक्स्ट चलते हैं। एक काम और करो, यहाँ पर कुछ 1-2 फेस्टिवल और लिख लो।
फेस्टिवल जो पूछे जाते हैं ना, इधर लिख लो आप स्टेट, इधर लिख लो फेस्टिवल। अगर आप पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो वहां पर सबसे ज्यादा फेमस क्या है? दुर्गा पूजा। जो मुख्य रूप से मनाया जाता है दुर्गा पूजा। राजस्थान में आपका मेन रूप से मनाया जाता है बूंदी। महाराष्ट्र में आपका जो मेन त्योहार है वो है आपका गुड़ी पड़वा। पंजाब का जो मेन त्योहार है वो है लोहड़ी और बैसाखी। केरल का जो मुख्य त्योहार है वो है बच्चे आपका ओणम। असम का मुख्य त्योहार है बिहू और कितने तरह का होता है? 3 तरह का। हम पूरी पूरी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर चुके हैं तीनों तरह के बिहू की। और आंध्र प्रदेश का लिखो, आंध्र प्रदेश का जो मुख्य त्योहार, ये मुख्य त्योहार है जो आपको मेन त्योहार पूछ लिए जाते हैं डायरेक्टली। आंध्र प्रदेश का है उगादी। ठीक है, ये तो कुछ मुख्य त्योहार है और ये आपसे पूछे भी गए, एग्जाम ओरिएंटेड भी है कहीं ना कहीं। आगे चलते हैं। मनोज मित्तल ने सिडबी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार पूछा गया था, कब संभाला था? 27 जुलाई 2024 को। इसके पहले वो IFCI में MD थे। पहले IFCI MD थे। ठीक है, ये पहले की बात हो रही है। इंदिरा सागर बांध के बारे में पूछा गया था आपसे। जल विद्युत परियोजना जो है किस राज्य में आपकी स्थित है? मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर बांध की परियोजना स्थित आपकी बहुउद्देशीय परियोजना है। इसके अलावा आपके ऊपर ये भी क्वेश्चन मिला है तो दोनों में से कोई एक आया है, वन ऑफ देम। मैंने दोनों ही मेंशन किए हैं, जो आया उसको रख लेना, जो नहीं आया उसको एक बार देख लेना। अगर आ रहा है आंसर तो बढ़िया है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है। इंदिरा सागर बांध के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखो। आपको किस जिले में स्थित है? खंडवा जिले में है आपकी ये परियोजना। बहुउद्देशीय बांध है, इसकी जो नींव रखी गई थी बच्चे वो रखी गई थी आपकी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के, यहाँ पर लिख लो, इंदिरा गांधी जी ने इसकी नींव रखी थी। कब? 23 अक्टूबर 1984 में। इस बांध का जो निर्माण कार्य शुरू हुआ था वो हुआ था आपका 1992 में। क्लियर? चलो यहाँ पर लिखो नदी और किस बांध पर है। एक तो बता देती हूँ जो पूछे गए हैं, जैसे कि आपका चंबल नदी पर कौन सा बांध है? गांधी सागर बांध है आपका, गांधी सागर डैम। और यहीं पे लिख लो राणा प्रताप सागर डैम। ये जो नदियों के ऊपर नदी पर बने हैं वो हैं। और एक और लिख लो जवाहर सागर डैम। क्लियर? फिर लिखो आपका सोन नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो बाण सागर बांध बनाया गया है, बाण सागर डैम। फिर आपका है बेतवा नदी आ जाती है, बेतवा नदी पर कौन सा डैम बना है? तो राजघाट डैम आ जाएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो भगवंत राव और नीलकंठ राव। ठीक है, आपको अलग अलग ऑप्शन मिल सकते हैं। अब यहाँ पर हमें एक चीज का डाउट है, आपको ये थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन था या ये था? हमें 2 क्वेश्चन मिले हैं इस तरह के कि महाराष्ट्र में ही नेतृत्व पूछा गया है और यहाँ पर धुले पूछा गया था, इसलिए हो सकता है आपसे ये भी पूछा गया हो, इसलिए मैं कंफर्म नहीं हूँ। बट कोई बात नहीं, जो पूछा गया बढ़िया, अगर नहीं पूछा गया तब तक तैयार हो जाएगा। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? तो देखो भैया, देश के जितने राज्य व्यवस्था के विभिन्न पद से जुड़े व्यक्ति हैं उनके वेतन से जुड़ी हुई बात की गई है। जैसे कि आपका राष्ट्रपति का वेतन है, राज्यपाल का वेतन है, विधायकों का, न्यायाधीशों का वेतन है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वेतन है। अभी काम करो, आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लिखा देते हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल, ठीक है, इन दोनों के वेतन और परित्याग की बात किसने की है? वेतन व परित्याग। तो आपकी अनुसूची तो यही रहेगी, सेकेंड अनुसूची।
ठीक है, और भाग कौन सा हो जाएगा आपका ए। ठीक है, ये आपके राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के लिए। फिर आपका स्पीकर हो गए, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के उपसभापति हो गए, उपाध्यक्ष हो गए, वेतन हो गए, है ना। इन सब के आपका आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा भाग सी, अनुसूची रहेगी दूसरी। न्यायाधीशों के वेतन की बात जब करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय, इसमें आपके दोनों ही शामिल हैं, सर्वोच्च हो या उच्च हो, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, दोनों तरह के न्यायाधीशों के वेतन और परित्याग की बात होगी, वो भाग आपका हो जाएगा अनुसूची 2 भाग डी। क्लियर। और जब आप बात करेंगे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कैग के वेतन और परित्याग की बात करेंगे, तो आपकी अनुसूची हो जाएगी 2 और भाग हो जाएगा बच्चे ई। मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से नॉलेज आपको प्रोवाइड कर दी है, आपको डाउट नहीं होगा, आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ना क्लियर हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। ठीक है, तो आपकी दूसरी अनुसूची में संवैधानिक जो पद होते हैं उनकी वेतन के बारे में बताया गया, जैसे आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, न्यायाधीश, और कैग हो गए, है ना। इस तरह से आगे चलते हैं। एक बात बताओ, तीसरी अनुसूची में आपका क्या बताया गया है? तीसरी अनुसूची में आपको सभी पदों के लिए शपथ लेने का जो प्रतिज्ञान है उसके बारे में बताया गया है। क्लियर। भारत का कौन सा तटीय प्रदेश मुख्य रूप से चट्टानी है? पश्चिमी तटीय प्रदेश आपका चट्टानी है। पानीपत का दूसरा युद्ध किसके मध्य हुआ था? अकबर वर्सेस हेमू के बीच में हुआ था। यहाँ पर फटाक से डाल लो पानीपत युद्ध, और इधर पे डाल लो ईयर, और इधर पे डाल लो किसके बीच में हुआ था। ईयर भी सेम ही लिख लेते हैं, और यहाँ पर वर्सेस। फर्स्ट पानीपत का जो फर्स्ट युद्ध था वो आपका कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526। वैसे मैं ये करा चुकी हूँ कब, 365 डेज वाली सीरीज में करा चुकी थी। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था आपका ये युद्ध। इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, और जीता कौन था? बाबर विन द मैच। दूसरा आपका पानीपत का अगर द्वितीय युद्ध की बात करेंगे बच्चे, तो कब हुआ था? 5 ऑफ नवंबर 1556 को हुआ था। किसके बीच में? अकबर वर्सेस हेमू के बीच में हुआ था। ठीक है, कौन जीता था? अकबर। अकबर वन द मैच। और थर्ड युद्ध जो आपका हुआ था पानीपत का, ये किस डेट में हुआ था? 1761 में। किन सेनाओं के बीच? मराठा सेना और वर्सेस अफगानिस्तान के शासक थे अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, और कौन जीता था? ये आपके अफगानी थे। तो अफगानी जो थे अहमद शाह अब्दाली, वो जीते थे। ठीक है, आई होप आपको तीनों युद्ध का डेटा क्लियर हो गया होगा। जो मेन चीज पूछी जाती है वो हमने आपको क्लियर करा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। किन क्षेत्रों में गहन निर्वाह कृषि की जाती है? भूमि पर उच्च आबादी दबाव वाले क्षेत्रों में आपकी गहन कृषि की जाती है। कौन नरम दल का नहीं था? आपसे ऐसे ऑप्शन दिए थे। विपिन चंद्र पाल जी थे, वो आपके नरम दल से बिलोंग नहीं कर रहे थे, वो एक गरम दल के नेता थे। हो जाएगा, यहाँ पर लिख लो, क्योंकि अब ये क्वेश्चन बना है तो आएगा ही आएगा। यहाँ पर आपके आ जाएंगे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल। अब आपको कुछ याद आया इससे? लाल, बाल, पाल, 3 नेता थे आपके। और अक्सर पूछ लेते हैं कि ऐसे पूछ लेगा कि बाल गंगाधर तिलक जो है लाल बाल पाल का कितना तिहाई थे? तो 1/3 थे। ठीक है, 3 ये थे, इनको ही लाल बाल पाल के नाम से जाना गया था। अब एक और लिख लो, जब गरम दल के लिख रहे हो तो नरम दल के भी लिख लो, क्योंकि आप पूछ रहे एग्जामिनर थोड़ा डीप में घुस के पूछता है। यहाँ पर लिखो गोपाल कृष्ण गोखले जी।
सही से लिख लो थोड़ा सा, नहीं तो गड़बड़ करोगे। दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। अच्छा, एक बार जब मैं अभी वीडियोस नहीं बनाती थी स्टार्टिंग में, तब मैं किसी की वीडियो देखा करती थी, तो वो बंदा हमेशा गोपाल कृष्ण गोखले जी को गोपाल कृष्ण खोखले जी बोलता था। मतलब वो ऐसी बात थी कि आज तक दिमाग में याद है, जब भी मैं इनका नाम लिखती हूँ मुझे वो बात याद आती है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो गया आपका। नेक्स्ट आप लिखिए फिरोज शाह मेहता जी। नेक्स्ट है आपके पास रास बिहारी घोष, ये आपको याद करने पड़ेंगे। और ये है पंडित मदन मोहन मालवीय जी। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवा दिया, काफी क्वेश्चंस आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब यहाँ पे गरम और नरम दल, ठीक है, और लाल बाल पाल आपका ये रहा गरम दल वाला, 3 ही थे, उसमें आपको आराम से याद हो जाएगा। किसे जल में विघटित नहीं किया जा सकता, ग्लूकोज को जल में विघटित नहीं किया जा सकता, केमिकल फॉर्मूला C6H12O6। ये एक नॉर्मल फॉर्म ऑफ शक्कर होती है, इनका जल अपघटन नहीं किया जा सकता। चलो आगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को राज्य विधानसभा को बुलाने, भंग करने और उसका अधिकार देता है? आपका आर्टिकल हो जाएगा 174। नेक्स्ट चलते हैं, अनुच्छेद 10 हमारा किससे संबंधित है? तो नागरिकता के अधिकारों का बने रहना हो जाएगा। गुप्त काल में संधि विग्रह को क्या कहते थे? तो संधि विग्रही कहते थे। ये आया नहीं था, आया क्या था वो बताएं कि किससे संबंधित है? तो ये पूछा गया था आपका शांति और युद्ध का मंत्री जो है वो आपका संधि विग्रही कहलाया। तो आपका ये वाला पार्ट पूछा गया था, संधि विग्रही को क्या कहते थे वो तो आपका हो गया, लेकिन आपका जो पार्ट पूछा गया था कि किस तरह का मंत्री होता था, तो ये होता था शांति और युद्ध का मंत्री। तो ये ब्रैकेट वाला पार्ट पूछा गया था। या एक क्वेश्चन और में मिला, मौर्य वंश में संधि विभाग को क्या कहा जाता है? संधान विभाग भी कहा जाता था। पूछा आपसे यही गया था, इतना ब्रैकेट वाला। हाल में आरबीआई ने किसकी दर में कोई परिवर्तन नहीं किया है? रिवर्स रेपो रेट में कोई भी चेंजेस आपके नहीं करे गए हैं। लिस्ट जो चेंज हुई है, नौसैनिक अभ्यास मालाबार 2024 पूछा गया था, कहाँ हुआ? विशाखापट्टनम में आपका ऑर्गेनाइज करवाया गया था। डीपीएसपी में किस समिति की सिफारिशों पर जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1976 में हुआ था, उसके तहत आपका जोड़ा गया था। किसकी सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और किस भाग में? भाग 4 ए में। क्लियर। मूल रूप से पहले कितने थे भैया? मूल रूप से थे 10। क्लियर। फिर आपका क्या हुआ, यहाँ पर लिख लो 86वां संविधान संशोधन आता है 2002 में आता है, उसके तहत आपका एक और जोड़ दिया जाता है, एक मौलिक कर्तव्य और एड ऑन कर दिया जाता है। ठीक है, चलो। और ये क्वेश्चन बनता है आपसे अक्सर कि 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो आपका 86वां संविधान संशोधन था। सुंदरवन में किस प्रकार के वन है? जो आपको ऑप्शन मिला था वो मैंग्रोव वन का मिला था, मैंग्रोव वन। सुंदरवन जो विश्व में सबसे बड़े मैंग्रोव वन का एक क्षेत्र है। नेक्स्ट, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? आपका मिर्जापुर से होकर गुजरती है। ये आपकी जो लाइन है क्लॉक टावर से होकर गुजरती है वहां की। चलो, सबसे अधिक आणविक भार किसका होता है? आपका लैक्टोज का सबसे ज्यादा आणविक भार होता है। अगर आप केमिकल फॉर्मूले की बात करेंगे H22O हो जाता है 11। ठीक है, भाप इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊष्मागतिकी सिद्धांत यानी कि थर्मोडायनेमिक्स पर कार्य करता है। और अगर आपसे ये पूछ ले कि जेट इंजन किस पर कार्य करता है, तो आपका रैखिक संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। ये एक्स्ट्रा बता रही हूँ, हो सकता है आपको मिल जाए। ठीक है, तो आपका जेट इंजन रैखिक संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। 2024 में दीप्ति शर्मा वनडे गेंदबाजी रैंकिंग में कितने स्थान पर थी? 4th पोजीशन पर थी। कार्बोहाइड्रेट का वह रूप बताइए जिसको छोटे कार्बोहाइड्रेट में नहीं तोड़ा जा सकता। मोनोसैकेराइड सबसे छोटे कार्बोहाइड्रेट अणु होते हैं। ठीक है, सबसे छोटे अणु होते हैं, सबसे छोटे मॉलिक्यूल्स।
इनको और इजी कार्बोहाइड्रेट में नहीं तोड़ा जा सकता, या इनको बोला जाता है सरल शर्करा। इसके आपके एग्जाम्पल में मिल जाएंगे आपको ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज है, मैनोज है। क्लियर? ये क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, पानी में घुलनशील भी होते हैं। चलो, मेन तौर पर आपका एक कार्बोहाइड्रेट है जिसको और छोटे कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोलाइज्ड नहीं किया जा सकता। क्लियर? इनका सामान्य सूत्र और लिख लो, यहाँ पर लिख लो। जो जनरल फॉर्मूला होता है वो CnH2nOn होता है, या तो मोनोसैकेराइड का जो जनरल फॉर्मूला होता है बच्चे वो होता है CnH2nOn, या इसको आप इस तरह से लिखा हुआ भी देख सकते हैं CH2ON। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। कौन सा तटीय प्रदेश मुख्य रूप से चट्टानी आपका पश्चिमी तटीय प्रदेश एक चट्टानी प्रदेश के रूप में आता है? 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी ने किसके साथ लाहौर में संधि यानी कि लाहौर घोषणा पर साइन किए थे? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ के साथ में 1999 उन्होंने अपने ये ट्रीटी साइन की थी। 2024 में 44वां और 45वां एशियान शिखर सम्मेलन पूछा गया था, कहाँ हुआ था? तो लाओस में हुआ था, वियंतियाने में हुआ था आपका। और यहाँ पे जो आपकी थीम रखी गई थी, देखो मैं वैसे लिखाती नहीं थीम क्योंकि चेंज हो जाती है, आप कभी आगे क्वेश्चन देखेंगे ना तो बोलेंगे कनेक्टिविटी एंड लचीलापन बढ़ाना। ठीक है, ये थी आपकी थीम। आगे चलते हैं। पोलोनियम तत्व की खोज पूछी गई थी कि किस वैज्ञानिक ने की थी? मैरी क्यूरी के द्वारा खोज की गई थी। इसके अलावा हमने आपको एक लिस्ट अवेलेबल कराई है, यहाँ पर हमने आपको कुछ खो तत्व और उनके खोजकर्ता अवेलेबल करवा दिए हैं, क्योंकि हो सकता है आपसे कोई पूछ लिया, आपकी इच्छा है आपको देखना नहीं देखना है। यहाँ पर आपके तत्व रेडियोधर्मी तत्व हो गए और खोजकर्ता हो गए। पोलोनियम हो गया, इसमें मैरी क्यूरी, रेडियम आपके मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी, एक्टिनियम आपका आंद्रे लुइस डेबियन है, थोरियम आपका जॉन्स जैकब बेrzelius है, यूरेनियम आपका मार्टिन हेनरी क्लॉपटॉथ है, और प्लूटोनियम आपका ग्लेन टी सीवार्ग है, एडमिरल मैकमिलन है। इस तरह से हमने आपको मेंशन कर दिया, आपको जो अपने हिसाब से इजी लगता है वो रेडी कर लीजिएगा। बेरियम, कैल्शियम, देखिए जितने भी ये तत्व है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बोरॉन और सोडियम, इन सब की केवल एक ही लोगों ने खोज की है, हम्फ्री डेवी ने। कार्बन डाइऑक्साइड आपका जोसेफ ब्लैक हो जाता है, मीथेन आपका एलेसैंड्रो वोल्टा हो जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड जोसेफ प्रिस्टले आ चुका है काफी बार, हाइड्रोजन सल्फाइड कार्ल्स विल्हेम सीले ये भी आ चुका है, आर्गन भी आ चुका है आपका सर विलियम रामसे को लेके पूछा गया था, और हीलियम का मुझे याद नहीं अभी। हाइड्रोजन आपका पूछा जा चुका है हेनरी कैवेंडिश के द्वारा, ऑक्सीजन भी आपका पूछा जा चुका है, नाइट्रोजन डैनियल रदरफोर्ड, फ्लोरीन अभी तक नहीं पूछा गया, मेरी याद में तो नहीं पूछा गया, हेनरी मोइसन के द्वारा, और क्लोरीन की खोज की थी कार्ल विल्सन सीले ने। अब एक काम करना, अपने हिसाब से देख लेना अगर आप याद कर सकते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एडीबी का मुख्यालय पूछा गया था, मनीला फिलीपींस में आपका स्थित है एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका फुल फॉर्म हो जाता है, और बैंकिंग एग्जाम में काफी पूछा भी जाता है। चलो स्थापना दिवस लिख लो, 19 दिसंबर 1966, ये स्थापना दिवस पूछ लिया जाता है। भारत सरकार ने गरीबों के आवास के लिए कौन सी योजना चलाई थी? प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत करी गई थी, इसको PMAYG बोला गया, और कब शुरू की गई थी? 2015 में। क्या किस एम के साथ हुए थे? देश में गरीब लोगों को पक्का आवास मुहैया करवाने के पर्पज से आपकी ये योजना को शुरू करा गया था। एक आपका क्वेश्चन आया था बच्चे 1991 की आर्थिक नीति के बाद शहरी क्षेत्र में क्या सुधार हुआ? ये क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं, आप ऑप्शन के थ्रू जाइएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर ऑप्शंस नहीं पता है क्या दिए हैं। अब हम टॉपिक आपको पढ़ाने लग जाएंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। गरीबी सूचकांक किस आधार पर मापा जाता है? ये आपका गरीबी रेखा पर मापा जाता है, जो आपका गरीब। एक बात बताओ, एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है MPI किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो MPI जारी करता है भैया नीति आयोग, और नीति आयोग का फुल फॉर्म हम आपको बता चुके हैं। MPI जिसको कि आप बोलते हैं मल्टी, ये क्वेश्चन आ चुका है इसलिए मुझे याद आ गया इससे,
डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं बहुआयामी गरीबी सूचकांक। ठीक है, तो किसके द्वारा जारी होता है? नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग का फुल फॉर्म आपको पहले ही बता चुके हैं। आगे चलते हैं। 82 डिग्री मानक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? मिर्जापुर से होकर गुजरती है आपकी ये रेखा। 10वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस यानी कि WAC 2024 और आरोग्य एक्सपो का उद्घाटन कहाँ किया था? उत्तराखंड देहरादून में हुआ था। आपको कुछ पद दिए हुए थे, प्रोटोकॉल के हिसाब से पूछा गया था इनमें से सबसे बड़ा कौन? जैसे PM है आपका, गवर्नर है, उसमें जो प्रोटोकॉल के सबसे बड़ा पद होता है वो होता है हमारा राष्ट्रपति का। गांधीवादी अनुच्छेद के बारे में आपसे पूछा गया था। DPSP गांधी विचारधारा से संबंधित दोनों में से कोई एक क्वेश्चन था। अब यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, जैसे आपका गांधीवादी विचारधारा के अंतर्गत जो आर्टिकल्स आते हैं वो पंचायतों का संगठन आता है, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, सरकारी उद्योग, अनुसूचित जाति जनजाति से रिलेटेड आयोग, पिछड़े वर्गों का विकास हो गया, नशीले पदार्थों का निषेध हो गया और गो हत्या पर प्रतिबंध। ये हो गए आपके। देखो DPSP में आपके इंक्लूड करे गए हैं कितने? DPSP में आपके 3 तरह के सिद्धांत, 3 विचारधारा इंक्लूड करी गई हैं। देख लो एक बार। देखा इस बार क्वेश्चन कहाँ कहाँ से वो डीप में घुस घुस के पूछ रहे हैं। आप ऊपर ऊपर रेडी करते रहते हो। ये देखो उन्होंने बहुत ही अंदर का क्वेश्चन पूछा हुआ है। आपका समाजवादी सिद्धांत इंक्लूड किया गया है या विचारधारा आप बोल सकते हैं। दूसरा आपका गांधीवाद सिद्धांत या विचारधारा, और तीसरा आपका उदार बौद्धिक सिद्धांत। ठीक है, अब देखो मैं आपको इन्हीं में बता देती हूँ। गांधीवादी सिद्धांत में ये सभी शामिल है। कहाँ से? आर्टिकल 40, 43, 43B, 46, 47 और 48। ठीक है, यहाँ पर जाएंगे आप ऑप्शन के थ्रू, क्योंकि मुझे जो पता चला है वो ये कि इन आर्टिकल्स में से कोई एक दिया हुआ था यहाँ पर फिल करने के लिए, कि आर्टिकल लाइक 46 जो है आपका गांधीवादी अनुच्छेद में आता है, इस तरह का क्वेश्चन आता। अब एक बार देख लो, आपका पंचायतों का संगठन जो है बच्चे वो किस आर्टिकल में है? वो है आपका आर्टिकल 40। ध्यान से लिख लेना, ठीक है। मैं देखो अपने हिसाब से लिख रही हूँ, आप अपने नोट्स में मेंशन कर लेना। कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना आपका किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 43। मैं अंडरलाइन करके उसी के ऊपर आर्टिकल्स लिख रही हूँ, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग अपने नोट्स में मेंशन कर लेना। सहकारी उद्योग से रिलेटेड जो आपका आर्टिकल है बच्चे वो है आर्टिकल 43B। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का विकास है, इससे जो आपका आर्टिकल रिलेटेड आएगा वो आएगा आर्टिकल 46। ठीक है, ये अलग है। और नशीले पदार्थों का निषेध ये अलग आर्टिकल है, ये आपका आता है आर्टिकल 47 में बच्चे। और गो हत्या पर प्रतिबंध जो है ये आता है आर्टिकल 48 में। तो मैंने आपको सारे ही आर्टिकल बता दिए एक तरह से देखा जाए। मुझे लगता है मैंने आपको काफी कुछ बता दिया है इस आर्टिकल में। चलो, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किस राज्य में स्थित है? आपकी असम राज्य में स्थित है। और इसके अलावा आपसे जो क्वेश्चन बनेगा, चलो इतना ही रखते हैं, फिर कभी देखते हैं इस बारे में। हाल में ही जम्मू कश्मीर के कितने एक काम और करो, यहाँ पर लिख लो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 जो है किस नदी पर स्थित है। लगता है छोड़ दो, लेकिन फिर लगता है बता ही दो, पता नहीं कब क्या निकल जाए और कब आपको क्या मिल जाए। तो ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग जलमार्ग सॉरी जो 2 है वो आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। किसके किसके बीच है ये भी लिख लो, लिख तो लिया ये आधा। बांग्लादेश सीमा से सदिया के बीच है। 891 किलोमीटर की लंबाई वाली ब्रह्मपुत्र नदी को
ये इसकी लेंथ है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई को, ब्रह्मपुत्र नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 के रूप में घोषित किया गया है। कब घोषित किया गया था? इन 1988। चलो, हाल में ही जम्मू कश्मीर के कितने जाति समूह को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है? आपके 4 जाति समूह को दर्जा दिया गया है। 4 में आपके आएंगे पहाड़ी, गद्दा ब्राह्मण, कोल, वाल्मीकि वर्ग। इन 4 जाति समूहों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। क्लियर? चलो, एक क्वेश्चन आपका रिलेटेड आया था बच्चा, कुछ रिवॉल्यूशन से था उसमें ऑप्शन ये थे कि कोई कुछ था कि कौन रिलेटेड था, रशियन क्रांति, रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति या अमेरिकन क्रांति, इस तरह से कुछ एक क्वेश्चन था, मुझे याद नहीं अभी क्योंकि काफी टाइम हो गया है। संगीत एक ऐसा वाद्य यंत्र को क्या कहा जाता है जिसमें ध्वनि उस पर हाथ या अन्य प्रकार के उपकरण के प्रहार से रगड़कर उत्पन्न होती है? ताल वाद्य यंत्र बोला जाता है, या आपका आघात वाद्य यंत्र बोला जाएगा, परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट कहा जाएगा आपका। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं, आपका छऊ नृत्य जो है कब मनाया जाता है? तो वसंत ऋतु के दौरान चैत्र माह में मनाया जाता है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। हमने आपको पहले भी करवाया था। पश्चिम बंगाल में। अब यहाँ पर थोड़ा डीप में चलो जरा। पश्चिम बंगाल के अलावा यहाँ ये उड़ीसा झारखंड में भी मिलेगा देखने के लिए। मेन जो आपका पश्चिम बंगाल का है, उड़ीसा झारखंड के लोग भी मनाते, हो सकता है कभी आपको ऑप्शन में पश्चिम बंगाल ना मिले तो आप बोलोगे कि पश्चिम बंगाल ऑप्शन में नहीं था। छऊ 3 टाइप का होता है, ये भी मैं बता चुकी हूँ, लिखा चुकी हूँ। हमारा छऊ डांस है वो 3 तरह का होता है। कौन कौन सा होता है? पुरुलिया छऊ, जैसे बिहू होता है हमारा, मयूरगंज छऊ, और सरायकेला छऊ। ये अलग अलग एरिया वाइज बस इनके नाम है, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, डिटेल करनी पड़ेगी क्या? जरूरत नहीं है वैसे, आपको बस ये लेकिन ध्यान रखना है कि आपके 3 तरह के छऊ होते हैं। ठीक है, चलो, तो हमें इतने ही क्वेश्चन मिले थे शिफ्ट 2 में, जितने मिले उतने हमने आपको प्रोवाइड कर दिए। उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो देखेंगे। इस पर्पज से नहीं कि आपका एग्जाम हो गया है तो वीडियो नहीं देखना है, लेकिन इस पर्पज से देखना है कि हाँ, हो सकता है कोई ऐसा क्वेश्चन करवाया हो जो आपको नहीं आ रहा हो। ये वाला क्वेश्चन जरूर से जरूर देख लेना कि तीसरी बार रिपीट हुआ है आपके कांस्टेबल एग्जाम में। ठीक है, तो वीडियो को हम यहाँ पर फिनिश करेंगे। शिफ्ट 3 की क्वेश्चन हम आपको कुछ ही देर में अपलोड करवा देंगे। इसके बाद हमारा केवल 12 मार्च का शिफ्ट और बचेगा, वो भी हम आपको कंप्लीट करा के पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट करके आपको दे देंगे। फाइनल पीडीएफ में हम आपको पूरा इंक्लूड कर देंगे। जो हम आपको फाइनल पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे बच्चे, वो 2 तारीख से लेके पूरे 18 तारीख के आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमने इस बार पीडीएफ आपको नहीं प्रोवाइड कर पाई है, तो हम आपको कंबाइन करके दे देंगे। ठीक है, चलिए, तब तक के लिए साथ में बने रहिए एंड थैंक यू सो मच। और अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि हमें पता पड़े कि आप कितनी मेजॉरिटी में आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं। एक हमारे लिए मोटिवेशन टाइप का भी होता है। क्लियर? चलो, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो शिफ्ट 2 की वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं। शिफ्ट 3 में देखते हैं जो क्वेश्चंस मिले। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं मिल पाए हैं, बट जितने मिले उतने देखते हैं। भारत का पहला लेखक गांव आपसे पूछा गया था। उत्तराखंड का थानो गांव जो है वो आपका ऑप्शन में था, या एक ऑप्शन में और दिया गया था। थानो गांव अगर नहीं था तो माना दिया गया होगा। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा मैदान कौन सा है? तो उत्तरी भारत का मैदान आपका भारत का सबसे बड़ा मैदान कहा जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 3 में क्या है? तो भाग 3 में आपके मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ये हम आपको पहले भी लिखा चुके हैं ना। मौलिक अधिकारों का एक ग्रुप था समानता का अधिकार। पूरा पूरा नहीं लिखाएंगे, शॉर्ट में लिखा दे रहे, जो कि आपका आर्टिकल किसका था? 14 से 18 के बीच में आता है। दूसरा हमारा क्या था? स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आपका किस आर्टिकल में पाया जाता है? आर्टिकल 19 टू 22 में। फिर हमारा आता है शोषण के खिलाफ अधिकार, जो कि आपका किस आर्टिकल में आता है? 23 से 24। फिर आपका नेक्स्ट क्या आता है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। पूरा पूरा नहीं लिख रहे, शॉर्ट में लिखना है, जो कि आपका आता है आर्टिकल 25 से लेके 28 तक। और फिफ्थ आपका क्या आता है? सांस्कृतिक व शैक्षिक उपचार
अधिकार, जो कि आपका आता है बच्चे आर्टिकल 29 से 30, और लास्ट क्या आता है आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये मैं आपको लिखा चुकी हूँ और पीडीएफ में प्रोवाइड भी करा चुकी हूँ। आ जाएगा आपका आर्टिकल 32। क्लियर। एक और था कौन सा, संपत्ति का अधिकार, जिसको कि हटा दिया गया था, याद है, बताया था। पद्म विभूषण सम्मान से किस भरतनाट्यम नृत्यांगना को सम्मानित किया गया था? पद्मा सुब्रमण्यम जी को सम्मानित किया गया है। एक आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से मिला बच्चे कि गौरी देवी नृत्य जो है क्या कुछ संबंधित है, ये क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो ठीक नहीं है, क्वेश्चन की लैंग्वेज ही गड़बड़ है। यहाँ पर कुछ तो था, या आपका गौरी नृत्य से पूछा गया था, गौर नृत्य इस तरह से, ये क्वेश्चन मतलब है कुछ इस टाइप का, बट लैंग्वेज नॉट कंफर्म क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन को लेके कंफर्म नहीं हूँ, लैंग्वेज नॉट कंफर्म्ड है, तो एक बार इसको देख लेना। हो सकता है आपसे जाति जनजाति पूछी गई हो, किस जनजाति से संबंधित है, तो ये आपका हो जाएगा मुड़िया जनजाति। अब यहाँ पर मुझे थोड़ा क्वेश्चन कंफर्म नहीं है, क्वेश्चन नॉट इस था, इस तरह का कुछ क्वेश्चन था, बट मुझे क्वेश्चन कंफर्म ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि कमेंट में भैया ऐसे ही मिला है उल्टा सीधा वाला थोड़ा। चलो, पहली पंचवर्षीय योजना में किसके ऊपर जोर दिया गया था? एग्रीकल्चर के ऊपर आपका जोर दिया गया था, पहली पंचवर्षीय योजना, जो कि 1951 से 56 तक चली थी। क्लियर। चलो, बेस्ड किस पे थी? हैरोल्ड डोमर मॉडल पे। पंचवर्षीय योजनाओं ने तो धूम मचा के रखी थी। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक पूछा गया था, 7 परमाणु क्रमांक पूछा गया था, जो कि 7 होता है। परमाणु भार मैंने मेंशन कर दिया है कि 14 AMU होता है, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट होता है, इसकी इकाई परमाणु द्रव्यमान इकाई। परमाणु क्रमांक होता क्या है, एक बार बताओ तो? नाभिक में मौजूद प्रोटॉन्स की संख्या। प्रोटॉन्स की संख्या भी क्या कहलाती है? परमाणु क्रमांक, डिनोटेड बाई Z। क्लियर। और द्रव्यमान संख्या क्या होती है, जरा बताना, कंफ्यूज होते हो ना? तो नाभिक में मौजूद जो क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की कुल संख्या आपकी द्रव्यमान संख्या कहलाती है, और डिनोटेड बाय A। क्लियर हो जाएगा अच्छे से। चलो, तो आपका नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7, और परमाणु भार कितना हो जाएगा? 14। आगे चलते। गरम दल का बंगाल से नेता कौन था? लाल बाल हमने आपको बताया थे। गरम दल के नेता कौन थे? अरविंद घोष जी थे, जिनका जन्म बंगाल में हुआ था, ध्यान रहेगा। चलो, मोल किसका मात्रक है? अच्छा, एक बार बताओ, बंगाल से नेता का मतलब ये था कि उनका जो डेट ऑफ बर्थ और प्लेस था वो बंगाल था, ठीक है। आगे, लाला लाजपत राय आपके कहाँ से बिलोंग करते थे? और एक काम करो, मैंने लिखा है पिछली बार क्या, गरम दल नरम दल? लिखाया है, चलो ठीक है, नहीं लिखाते दोबारा से। मोल किसका मात्रक है? तो पदार्थ की मात्रा, यानी कि पदार्थ का जो सब्सटेंस होता है उसका हमारा SI मात्रक हो जाता है मोल। संविधान सभा के अध्यक्ष पूछे गए थे आपसे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आपके संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और वैदिक काल में वैश्य शब्द किस शब्द से लिया गया था? एक बात बताओ, यहाँ पर थोड़ा संविधान के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? ये मैं जो छोड़ दूंगी ना वो आपको मिल जाएगा एग्जाम में। 1946 को हुआ था। सभा का पहला सत्र कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को पहला सेशन किया गया था। चलो, और बाकी तो आपको पता ही है संविधान कब अपनाया गया और लागू कब हुआ। संविधान भी देख लो, लिखा रहे हैं तो ये भी देख लो। संविधान अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को, और लागू कब किया गया आपका? 26 जैन 1950 को। ठीक है, डेट्स याद रहेंगी, सारी डेट्स इंपॉर्टेंट है आपकी।
वैदिक काल में वैश्य शब्द किस शब्द से लिया गया है? आपका विश्व, ये हलंत लगा है, विश्व शब्द से लिया गया है, जिसका कि मतलब होता है आपका प्रजा। प्राचीन काल में प्रजा जो होती है समाज को विश्व नाम से पुकारा जाता था और प्रधान संरक्षक विस्पति कहलाते थे, जिनका कि चुनाव किया जाता था। ठीक है, तो आपका जो वर्ड आ जाएगा वो एक संस्कृत वर्ड आ जाएगा, विश्व। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथुरा से और 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? देवी सिंह जी ने किया था। दिल्ली से मैं लिखा चुकी हूँ, मैं बार बार लिस्ट प्रोवाइड नहीं करूंगी। बहादुर शाह द्वितीय, जनरल बख्त खान। लखनऊ से बेगम हजरत महल थी, बिरजिस कादिर थे, अहमदुल्ला थे। कानपुर से नाना साहब, राज साहब, तात्या टोपे, अजीमुल्ला खान जी थे। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी। बिहार से कुंवर सिंह थे, अमर सिंह थे। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला थे। बरेली से खान बहादुर खान थे। लिखाना पड़ेगा क्या? मकार हो तुम सबके सब। नहीं करोगे, हमें पता है। दिल्ली से यहाँ पर थोड़े और नाम मेंशन हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, इतनी मक्कारी चढ़ी है। पेपर हो गया है तो कॉपी किताब ऐसे फेंक दी गई है जैसे कि नहीं पढ़ना ही नहीं है। ऐसे कौन करता है भाई? देख रहे मुझे को ऐसे ही पता चल रहा है कि आप कहाँ पे कितना क्या देख रहे हो। पेपर हो गया इसका मतलब पढ़ाई लिखाई बंद हो गई है ना। आधे लगभग 70% ऐसे हैं जिन्हें कॉपी किताब एकदम बंद कर दी होगी, उसकी तरफ नजर भी नहीं जाएगी कि तू कौन मैं खामखा वाली हालत। तो भाई आप पढ़ लो। सिलेक्शन में उनका ही होता है जो ऐसे टाइम पे भी किताबें नहीं छोड़ रहे हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल एकदम इतना फ्री घूम रहे हैं ना, हमारे हॉस्टल में भी एकदम फ्री घूम रहे हैं, जैसे कि अब किताब उठानी ही नहीं है। पेपर जब 7 दिन अनाउंस हो जाएंगे, 7 दिन बचेंगे, तब फिर उठाई जाएंगी किताबें, फिर बोलेंगे अरे आप कहाँ से आ रहा पेपर, फिर लगेंगे एकदम प्रेशर में। कानपुर साहब के नाना साहब हो गए, राव साहब हो गए, तात्या टोपे हो गए। ये नेपाल चले गए थे। ये वाला क्वेश्चन खूब आया था इस बार। अजीमुल्ला खान, ठीक है, कानपुर से हो गए। झांसी से लिख लो। बिहार से कुंवर सिंह पूछे गए थे ना। और एक और नाम लिख लो, अमर सिंह। 5 और फिर बिहार में कहाँ? जगदीशपुर से। इसमें भी कुछ अभी छूटे हुए ही हैं, करा देंगे वो भी आपको हम। ठीक है, एक ही पूरा सेशन लेके आते हैं, वो पूरा करा देंगे। 1857 की क्रांति से सारा सेशन लेके आते हैं, किसने कहाँ कहाँ से विद्रोह किया, कहाँ कहाँ से दबाया गया विद्रोह को, सब कुछ बता देंगे। चलिए चलिए, फिर से हमने आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दी। इतने मक्कार हो रखे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो। मौलिक अधिकार किस भाग में है? भाग 3 में है। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में आपको मिलेंगे? 12 to 35 में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक काम करो, हम्म हम्म पहली पंचवर्षीय योजना आपकी हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, हमने आपको बताया था। 1951 से 1956 पर कृषि पर आधारित थी, कृषि केंद्रित थी। और इस पंचवर्षीय योजना में आपके 5 IIT स्थापना की गई थी, 5 IIT की। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, हो सकता है एग्जामिनर मतलब अंदर थोड़ा डीपली पूछ रहा है, तो हो सकता है 5 IIT फॉर्मेशन हुआ था आपका पहले पंचवर्षीय योजना में, तो ध्यान रखना ये बात को। आगे चलते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में कौन सी प्रतिशत जनसंख्या रहती है? 68.8% है, या 949 पर 1000 आपकी जनसंख्या ग्रामीण है, और शहरी भी इंक्लूड कर दी मैंने। कांटेदार झाड़ियां किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? शुष्क मरुस्थल में आपकी कांटेदार झाड़ियां पाई जाती हैं। शुष्क मरुस्थल होता क्या है? बहुत गर्म होते हैं और शुष्क होते हैं, सूखे होते हैं एकदम, है ना। चलो,
एक क्वेश्चन आपका तुलसीदास से रिलेटेड बच्चे कुछ आया था, क्वेश्चन कंफर्म नहीं है मुझे अभी क्या आया था। भारतीय संविधान के किस संशोधन के जरिए पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में जोड़ा गया था? तो 73वां संविधान संशोधन था जिसके तहत आपका जोड़ा गया था। एक क्वेश्चन आपका पोर्ट से रिलेटेड आया था, भारत में संसदीय प्रणाली की स्थापना कब की गई थी? तो आपका एक काम और करो, भारतीय पंचायती राज व्यवस्था है, ठीक है, तो ये किस अनुसूची में जोड़ा गया था ये भी लिख लो, अनुसूची भी लिख लो। अनुसूची है आपकी 11 अनुसूची में जोड़ा गया था। 73वां संविधान संशोधन बच्चे जो कि कब हुआ था? 1992 में। ठीक है, चलो एक और है आपका, इस अनुसूची में कितने विषय शामिल किए गए थे? तो 29 विषय शामिल किए गए थे आपकी इस अनुसूची में। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है कि आपसे पूछ लेगा, हो सकता है 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल किए गए थे, तो वो मैं सारा इंपॉर्टेंट आपको कराने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ छूट जाए तो भाई माफ करना। चलो एक क्वेश्चन बच्चे आपका पोर्ट से रिलेटेड आया था, भारत में संसदीय प्रणाली की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को। और एक क्वेश्चन और बन सकता है आपसे, संसदीय दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इस नाम से पूछ सकता है, तो 1949 में हुई थी। क्लियर? किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लगे ना तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से कर देना। एक बात और बताओ, भारत में संसदीय प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत शुरू की गई थी? देखो ये क्वेश्चन आपका बहुत है, तो 1853 का चार्टर अधिनियम था जिसके तहत आपकी ये शुरू करी गई थी के तहत। ठीक है, इससे ज्यादा क्या है, जो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक आपको कोई काव्य दर्श था या दर्श था, बुक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, और काव्या दर्श भी है, बहुत सारी बुक्स मिली है, तो यहाँ पर एक बार कंफर्म करना अगर आपको ऑप्शन में राइटर याद है तो। कुछ तो था बुक से रिलेटेड, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे बहुत अलग अलग बुक मिल रही है, इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया है कि मैं मेंशन कर दूंगी और आप बोलोगे ये वाला राइटर नहीं था, तो ये मैं आप पे छोड़ती हूँ। एक बुक थी कुछ काव्य दर्श या काव्यादर्श, इस तरह से कुछ तो था, या दृश था, ठीक है, देख लेना एक बार। भारत में होम रूल आंदोलन के नेतृत्व में एनी बेसेंट के अलावा किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? बाल गंगाधर तिलक जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। होम रूल आंदोलन की जो शुरुआत थी बच्चे, या होम रूल लीग बोलेंगे, इसकी शुरुआत जो थी वो कब हुई थी? तो 1916 में बाल गंगाधर तिलक के साथ एनी बेसेंट जी ने ऑल इंडिया होम रूल लीग की शुरुआत की थी। यहाँ लिख लो, ऑल इंडिया, किसके साथ मिलकर? बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर, ठीक है, होम रूल लीग की शुरुआत करी थी। ठीक है, और एनी बेसेंट आपकी थियोसॉफिकल सोसाइटी से भी रिलेटेड थी आपकी। चलो इसके अलावा ये एक आया था आपका, कांग्रेस अध्यक्ष कब बनी थी? ये भी लिख लो, ये भी एग्जाम में आपका आ चुका है, कांग्रेस अध्यक्ष कब बनी थी? तो इन 1917 में वो कांग्रेस अध्यक्ष बनी। इसके अलावा एनी बेसेंट ने और काम किया था, वो भी लिख लो। 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, चलो एक और था आपका, 1919 में कौन सा अधिनियम पारित हुआ? भारत सरकार अधिनियम 1919 या रॉलेट एक्ट, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन मिला था आपको, जो मिला था अब टिक कर लेना। एक क्वेश्चन बच्चे आपका डांस से रिलेटेड आया है, बंगाल विभाजन की मांग सबसे पहले किसने रखी थी? वायसराय लॉर्ड कर्जन ने रखी थी बंगाल विभाजन की मांग सबसे पहले, कब? इन 1905 में। क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट लगे तो बताना। तो 1905 में सबसे पहले वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की, और लागू कब किया गया बंगाल विभाजन? 16 अक्टूबर 1905 को। इसको रद्द किसने किया था? और ये क्वेश्चन आपका आया था, तो लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द किया था। ठीक, वापस ले लिया था ये, फिर उन्होंने कैंसिल कर दिया था। ठीक है, चलो कब?
1911 को बंगाल विभाजन क्या रद्द कर दिया था। ठीक है, यहाँ पर लिख लो आगे, नहीं तो गड़बड़ करोगे। बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ? 1911 में। किसके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। आपसे ये क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन और लिख लो, 1911 में पॉइंट वाइज लिख लो, 1 2 3, ये भी आपका क्वेश्चन आ चुका है। ब्रिटिश भारत की राजधानी को कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था? डैश। ये क्वेश्चन आया था आपका एक बार। तो इसका जो आंसर है बच्चे वो था कलकत्ता से दिल्ली। ठीक है, चलो एक बात और यहाँ पर लिखो, आपका सिपाही विद्रोह कब हुआ था? बहुत क्वेश्चन आया इस बार सिपाही विद्रोह से। अठारह सौ 57। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? जो बच्चा पीवाईक्यू दे रहा ना उसको पता होगा कि मैं कितना इंपॉर्टेंट सेक्शन, कौन सा इंपॉर्टेंट सेक्शन करवा रही हूँ, सबको पता होगा कि अगर कोई बच्चा पीवाईक्यू वाला है तो उसको पता होगा कि मैंने बहुत ही कम फर्जी चीजें मैं बहुत ही अवॉइड करती हूँ कि नहीं कराना है। अगर किसी ने पीवाईक्यू दे रखा है ना तो उसको पता होगा कि मैंने कितना ही इंपॉर्टेंट सेशन आपको करवाया है। नमक मार्च 1930। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था की स्थापना किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा आपका बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी। इस संधि, जो द्वैत शासन का परिणाम था वो क्या था? इलाहाबाद की संधि। और ये आपसे क्वेश्चन एक बार बना था कि इसका परिणाम क्या था? इलाहाबाद की संधि आपका परिणाम रहा, जो कि 1765 में हुई थी। क्लियर? चलो, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की थी कब? 1765 में। और जारी कब तक किया गया? 72 तक। ठीक है, और रॉबर्ट क्लाइव ने एक और शुरुआत करी थी, सोसाइटी ऑफ ट्रेड, ये भी लिख लो। ट्रेड की शुरुआत। देखो पॉइंट्स लिखाती हूँ, आप लोग अगर किसी पॉइंट में डाउट लगे तो अपनी तरह से भी लिख लिया करो। ठीक है, अब एक बात बताओ, जो सरकार की दोहरी प्रणाली थी वो खत्म किसने की थी? ये बताओ। सरकार की, ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है। देखो बच्चे, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको ना एग्जाम ओरिएंटेड चीजें ही प्रोवाइड करूँ। दोहरी प्रणाली को समाप्त कर किया किसने? तो किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है, चलो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं स्टार बना रही हूँ। आप तैयार करना नहीं करना बच्चे आपके ऊपर है, बताना मेरा काम है, तैयार करना नहीं करना आपके ऊपर का काम है। क्लियर? चलो एक क्वेश्चन और मिला था हमें, ये यहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी कंफर्म नहीं है लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। राग ललित से पूछा गया था क्वेश्चन आपका, मध्यम की स्थिति नहीं पूछी थी, कुछ स्वर दिए हुए थे और आपको यहाँ पर मध्यम यही पूछा था। कुछ इस तरह से ब्रैकेट में दिए थे, माँ माँ करके, और आई थिंक रा रा करके इस तरह से दिए हुए थे, ला ला करके, और बाबा, इस तरह से कुछ ऑप्शन दिए हुए थे। तो आपका जो आंसर था वो मामा था। मैंने यहाँ पर आपको क्वेश्चन अपनी लैंग्वेज में फ्रेम कर दिया है। जो क्वेश्चन में ऑप्शन था वो आपका ये वाला सही था, मामा। क्यों सही था बता दें, राग ललित जो था उसमें 2 मध्यम होते हैं, शुद्ध मध्यम में भी माँ आता है और तीव्र मध्यम में भी माँ आता है। तो आपका जो ऑप्शन सही था वो ये था। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा सा अलग मैंने अपने हिसाब से फ्रेम कर दी है, तो इसलिए लैंग्वेज पे फोकस मत करना, आंसर मैं आपको सही बता रही हूँ। ठीक है, अगर किसी बच्चे को याद है बच्चे तो एक बार हमें कमेंट करके बता देना। तो इसी के साथ हमने 11 मार्च की सारे शिफ्ट कंप्लीट कर लिए। 12 मार्च के शिफ्ट बचे हुए वो भी हम करा के प्लेलिस्ट को पूरा कर देंगे आपके लिए, और फाइनल वीडियो कंप्लीट कर देंगे, फाइनल पीडीएफ भी आपको दे देंगे। ठीक है, चलिए
साथ में बने रहे। और सच बता रहे, ऐसे बच्चे जिनने किताब रख दी ना, उठ नहीं रही, ये बहुत मार पड़ेगी भैया, पढ़ो ठीक है। एक दिन हो गया, पेपर खत्म हो गया, एक दो दिन रेस्ट कर लिया, अच्छी बात है, लेकिन आदत मत बिगाड़ो कि किताब बंद करके रख दी है, उसको किताब की तरफ देखना नहीं है, ये मत करो। क्योंकि हम देख रहे हैं भाई, नॉर्मल सी बात है, मेरे पास आप कितने बच्चे इकट्ठे हो, ठीक है, कितने टाइम से हो, कितने बच्चे, मुझे पता है कि मेरी वीडियो का व्यू कितना जाता है, कितने बच्चे नॉर्मल देखने वाले हैं, कितने जो वाकई में पढ़ाई वाले हैं, और कितने, भाई एक आइडिया रफली लग जाता है कि कितने आके केवल देख के भागने वाले और कितने देख के रुकने वाले हैं। जो देख के रुकने वाले हैं ना, वो कहीं ना कहीं रुकते हैं क्योंकि उनको आगे एग्जाम की तैयारी करनी है। अदरवाइज जो नहीं रुक रहे हैं ना, वो हमें पता है, वो पेपर खत्म हो गया है तो वो भाग ले रहे हैं। तो भाई जो छोड़ दोगे ना, एक साथ बोरा भर के क्यों इकट्ठा कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ो ना। फिर पेपर के टाइम पे पूरा पहाड़ लेके बैठते हो, थोड़ा थोड़ा अगर पढ़ते जाओगे तो आराम रहेगा आपको। तो चलो नहीं पढ़ना तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं उन बच्चों को बोलूंगी जो रेगुलर स्टडी कर रहा है, प्लीज साथ में बने रहिए, थोड़ा थोड़ा करके, आप थोड़ा थोड़ा करके पानी का घड़ा भरिए, है ना, एक साथ घड़ा नहीं भर पाओगे, फिर दिक्कत करेगा। चलो, तो जो लोग साथ में हैं उनके लिए बहुत सारा थैंक यू भाई, आप इतना पेशेंस रखे हमारे साथ में बने हुए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करें जो आपके लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, तो वीडियो को यहाँ पर फिनिश करते हैं। 12 मार्च की सारी वीडियो अवेलेबल कराएंगे। देखो पर्पस क्या है वीडियो अवेलेबल कराने का, ये नहीं है कि आपका पेपर हो गया हम फिर भी पढ़ा रहे हैं, ये है कि उस शिफ्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस कहीं ना हो जो आपको नहीं आ रहे हो। मेन बात है क्वेश्चंस को प्रोवाइड करना, ठीक है। हो सकता है आपको शिफ्ट में 5 से 6 8 क्वेश्चन ऐसे मिले जो आपको नहीं आते, और हो सकता है आप तैयार करो वो आपको अगले 2025 में आने वाले एग्जाम्स में मिल जाए। मेन मोटिव ये होता है बच्चे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप मत पढ़ो, हमें क्या पड़ी है, हम भी आराम से बैठेंगे, लेकिन वो बात नहीं है ना। अपनी बात के अनुसार हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए, तो फिर मिलेंगे, साथ में बने रहिएगा।